पड़ोसी के सामने ना परफॉर्मेंस करने में अलग ही सुकून है। जब खेलता था तभी भी और अब रिटायर हो गया हूँ तभी भी मज़ा आता है। एक हाथ में बॉल एक हाथ में बल्ला था, तब पूरी दुनिया में पठान भाइयों का हल्ला था। तालियां। वो 21वीं सदी का पहला दशक था। वर्ल्ड क्रिकेट में पठान ब्रदर्स का नाम एक ठसक था। 160 ग्राम की गेंद से दुनिया जीतने वाले पठान ब्रदर्स आज हमारे बीच मौजूद हैं। तालियां सुननी चाहिए। भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने में इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। मैदान के अंदर हो या बाहर, दोनों भाई एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हैं। गरीबी और संघर्ष की यादें रिश्ते को बांध कर रखती हैं। यूसुफ और इरफान ने बचपन में गरीबी देखी, अपने पिता को 14-14 घंटे मस्जिद में काम करते देखा। आसान नहीं होता ऐसे मुश्किल हालात से निकलकर आसमान छूना, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत सब आसान कर दिया। दोनों भाइयों के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब दुख के दिन थे तब भी ये साथ थे, जब सुख के दिन हैं तो भी ये साथ हैं, और आज जी हीरोज अवार्ड्स के मंच पर भी मेरे दोनों भाई साथ साथ आए हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच यूसुफ पठान और इरफान पठान को मंच पर आमंत्रण देता हूं। पधारें। अर्ज किया है, प्यार है इनको आपस में इतना कि देते हैं एक दूसरे पर जान। प्यार है इनको आपस में इतना कि देते हैं एक दूसरे पर जान। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर इरफान पठान एंड यूसुफ पठान। तो इरफान भाई, यूसुफ भाई, इस स्टेज पर काफी भारी भरकम लोग बैठे हैं। भारी मैं हूं, भरकम आप हो। तो यहां पर इरफान पठान है 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर, मैन ऑफ द मैच। और यहां पर हमारे साथ यूसुफ पठान भाई भी हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप के भी विनिंग मेंबर। तो यूसुफ भाई, घर में ज्यादा प्यार आपको मिलता है क्योंकि 2 वर्ल्ड कप मेडल है? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2 वर्ल्ड कप जीता हूं तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है। मैं बड़ा भाई भी हूं, घर में बड़ा भी हूं, तो उस लिहाज से शायद मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है। और मेरे से ज़्यादा ये छोटा है, तो छोटे जो होते हैं उनको बड़े से ज़्यादा मिलता है, तो कमी बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी। इरफान भाई, मैं 2 भाइयों में छोटा हूं और मुझे पता नहीं इनकी बातें सच नहीं लग रही। और बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जो प्यार मिलता है वो हमेशा बड़े को ज़्यादा ही मिलता है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, मैंने वो कुछ कोट मैंने सुने थे कि पहला जो बेटा होता है ना, वो माँ का आखिरी प्यार होता है और सच्चा प्यार होता है। अच्छा। तो वो जो प्यार है ना, वो अभी तक है। वो और हमारे ये भाई साहब बड़े घर के बड़े हैं, तो इनको जितना प्यार मिलता है, तो ना तो मुझे मेरी बहन को इतना कभी प्यार मिला है, ना तो मुझे कभी इतना प्यार मिला है। और वो ठीक भी है यार, क्योंकि आई थिंक मेरे वालिद के बाद घर संभालने वाली अगर काबिलियत है किसी के पास, जो मेरे वालिद संभालते आज भी। ही 76 यंग, बट जो भाई संभालता है, हमें यार बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें ऐसी ही हो जाती है। बिल्कुल भाई, जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर लोग। तो इरफान भाई, बचपन में जैसे लड़ाइयाँ भी होती होंगी आप दोनों के बीच, इतना प्यार तो दिखाई दे रहा है और इस प्यार के ऊपर काफ़ी सारी बातें हम आगे भी करेंगे। लड़ाई होती थी तो कौन जीतता था? यार आप ही लोग बता दो यार, क्या लगता है हम दोनों में से अगर लड़ाई होगी तो भाइयों में से तो कौन जीतेगा? झूठ है। बिल्कुल सच है, इरफान भाई जीतते हैं क्योंकि छोटे भाई हमेशा जीत जाते हैं। पर यूसुफ भाई, मतलब काफ़ी पिटाई करते थे आप? नहीं यार, पिटाई की तो वैसे नहीं, लेकिन हाँ हम लोग मस्ती मजाक करते थे। पिटाई तो नहीं, झगड़ा वगड़ा होता रहता था, वो थोड़ा शब्दों से। और कुछ बोलना है? बोल। नहीं, सो बेसिकली बचपन में वो लड़ाई नहीं कहेंगे, मस्ती कहेंगे, जो हम मस्ती करते थे। तो जब भाई ने मुझसे नाराज़गी जताई है या मुझसे नाराज़ हुआ है, गुस्सा किया है, तो मुझे कभी फिजिकली नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने नाराज़गी जताई है फिजिकली, जब थोड़ा सा है ना हाथ पैर चलाए, तो मुझे याद है एक बार भाई का एल्बो टूट गया। मैंने ऐसे लात मारा तो भाई का एल्बो टूट गया, हाथ ऐसे था। मुझे याद है कि एक बार मैंने भाई को पुश किया, तो वो जो कपड़े सूखते हैं ना, हमारे घर में तो घर के अंदर ही कपड़े सूखते हैं, बिल्कुल।
तो ननिहाल में थे हम लोग मेरे नाना के घर में। तो मैंने धक्का मारा तो ओढ़नी पे भाई का चेहरा आया, और धक्का मारा, भाई घूम के नीचे गिरा तो भाई का दांत टूट गया। सो भाई का दांत आधा चिप हुआ। तो ऐसा जब जब मैंने कुछ ऐसा किया है शैतानी जो छोटे भाई करते हैं हमेशा, तो भाई को जिस्मानी तकलीफ हुई है। मुझे आज तक वैसी भाई ने तकलीफ नहीं दी है। पर फिर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो जिस्मानी तकलीफ फिर आपको भी दी होगी उसके बाद। अच्छा, मैंने तो उंगली की तो बात ही नहीं की। इनकी उंगली दिखाइए, ये जरा जूम करिए, ये जो बीच वाली जो उंगली है ना, जी। ओ भाई साहब, डराने गया। भाई साहब वॉशरूम में थे, अपनी तकलीफों को दूर कर रहे थे। मैंने सोचा मैं उनकी तकलीफ को बढ़ा देता हूँ। तो हाथ उनका दरवाजे के साथ था। और बेसिकली तब हम मस्जिद के घर में रहते थे। तो मस्जिद के घर में जब आप रहते हो तो मस्जिद जो घर है आपका, उसके अंदर आपका वॉशरूम नहीं है, आपको बाहर जाना है। और अगर रात का वक्त है 9, साढ़े 9, 10 बजे, जब मस्जिद में कोई नहीं है और बड़ी मस्जिद है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो आपको डर ज़्यादा लगता है अगर आप बच्चे हैं तो हम क्या करते थे, और भाई को भी पता था, हमें भी पता था कि हम दोनों को थोड़ा डर लगता है, तो एक दूसरे का सहारा बनने की रात को कोशिश करते थे। बाहर से हम गाना गा रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, तो भाई बाहर ऐसा हल्का सा दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ था, क्योंकि बाहर से ताला लग जाता है तो अंदर कोई आ नहीं सकता, तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। और मैंने दरवाज़ा बंद किया, और भाई साहब जो बंद किया ना, भाई साहब की ये जो उंगली है, ये वाली, भाई साहब खून का फुहारा उड़ा हुआ था पूरी तरह से। और वो जो उंगली कटी थी वो बाकायदा ऑपरेशन करना पड़ा, और क्योंकि दरवाजे के बीच में आई तो कट गई। और उसके बाद जो 1.5 दिन मेरी हालत थी, मुझे याद है कि मैंने 2 मील खाए नहीं थे, खाना खाया नहीं था, क्योंकि मैं छुप गया था दूसरी जगह पे, मस्जिद में ही दूसरे कोने में जाके छुपा हुआ था। वैसी शैतानी की। तो जब जब मैंने कोई हरकत की है तो मेरे भाई को बेचारे को तकलीफ़ हुई है, और मैं नसीबदार हूँ कि मेरे भाई ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। और इस बीच में हम दोनों कभी भी झगड़ा करते थे या शैतानी करते थे, जिस तरह से इरफान ने कहा कि बहुत जिस्मानी तकलीफ़ मुझे दी है, हमारे माँ बाप ने कभी भी दोनों के बीच में एक बड़े छोटे का फ़र्क आने नहीं दिया। ठीक है, चोट लगी तो उस वक्त वो छोड़ देते थे दोनों को कि तुमको जो करना है कर लो। उसके बाद बैठाते थे और कहते थे कि देखो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे के सहारा बनना है तुमको, झगड़ा नहीं करते, इस तरह से हमको समझाते थे। और कभी भी हम दोनों को या ऐसा नहीं कहा कि देखो बड़ा है तो उसको इस तरह से ट्रीट करना है, वो छोटा है तो इस तरह से ट्रीट करना है, कभी भी वो चीज़ आने नहीं दी। या तो ऐसा भी नहीं कहा कि एक को अलग तरीके से ट्रीट किया, अगर मुझे नुकसान हुआ है तो इसको ज़्यादा उसको डांटा या पिटाई की, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसकी वजह से जो है ना, हम दोनों के अंदर जो बॉन्ड है ना, वो हमारे माँ बाप ने जिस तरह से हमारी तरबियत की, तो ये श्रेय उनको बहुत ज़्यादा है कि कभी भी उन्होंने हम दोनों झगड़ा किया, तुम दोनों सॉल्व करो, हम लोग इसके बीच में नहीं आएंगे। एक छोटा सा जो बॉन्ड है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। जी। अभी भाई आए हुए थे यहाँ पे, अगर आप टेबल पे बैठे हुए तो आपको शायद पता होगा, वहाँ पे भाई ने एक घड़ी रखी हुई है। जी। वो हाँ, वो उसके पास है, फयाज के पास है। अब मैं भाई आए बड़ौदा से, मैं मुंबई में था, तो मुझे पता था कि भाई जो है ना वो एक सादी सी घड़ी पहन के आएगा। तो ये जो भाई ने अभी घड़ी पहनी है मैं लेके आया हूँ मुंबई से, और बाकायदा यहीं पे पहनाई है अभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भाई ठीक घड़ी पहन रहा है और दूसरा भाई नहीं पहन रहा, दोनों बराबर पहनेंगे। हाँ, लेकिन वो घड़ी आई कहाँ से दोनों? तो जबरदस्त किसके वार्डरोब से आई? ये सारे सवाल मैं पूछूंगा आगे, क्योंकि जबरदस्त बॉन्ड इनका इतना है कि दोनों की इंस्टाग्राम डीपी भी एक ही है, दोनों भाई एक साथ वहाँ पर दिखाई देते हैं। पर आपने अभी मस्जिद की बात करी, मस्जिद के घर वाली बात करी आपने, वहाँ से आप आए, जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेला, थोड़ी गरीबी भी देखी, और उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों की ये जो आप बने, इंडिया के जो क्रिकेटर्स बने, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बने, रियल हीरो आप दोनों के पीछे कौन रहा? कौन थी वो शख्सियत जो आप दोनों की सक्सेस के पीछे थोड़ी सी छुप गई है, दिखाई नहीं देती, पर आप दोनों मानते हो कि रियल हीरो वो हैं? देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपके अलग अलग फेजेस होते हैं। आपने शुरू क्रिकेट कब किया और किसने करवाया आपसे क्रिकेट। अब वहाँ पे आ जाते हैं हमारे वालिदैन। हम जाते थे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, तो उन्हें लगता था यार ये बच्चे ना मस्जिद छोड़ के गली मोहल्ले जाते शायद बिगड़ जाएंगे, इन्हें एकेडमी में डाल दो। अब वहाँ पे मेरे अंकल थे, अहमद मियाँ अंकल उनका नाम, तो उन्होंने वहाँ पे राब्ता करवाया। हमारे जो कोच थे मेहंदी शेख, बशीर शेख, मंगला बाबर मैडम जो इंडिया खेले हुए हैं, रशीद पटेल थे वहाँ पे हमारे सीनियर, उन लोगों ने बड़ी मदद की। थोड़ा ऊपर आए, टी ए शेखर जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली कैपिटल्स जो पहले डेयर डेविल हुआ करती थी, उनके कोच रह चुके हैं। वो हमारे पेस फाउंडेशन के कोच थे, तो उन्होंने बड़ी मदद की। रशीद पटेल ने एक्चुअली जब सबसे पहले मेरी एक्शन में कोई बदलाव किया था जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ,
वो एक्स इंडिया प्लेयर है, वो हमारे क्लब के सीनियर थे, उन्होंने बड़ी मदद की। DK गायकवाड़, दत्ताजी राय गायकवाड़, अंशुमन गायकवाड़ साहब के फादर, एक्स इंडिया कैप्टन, तो उन्होंने अंडर 14 में हमें आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये बड़ौदा के लिए खेल सकते दोनों भाई, तो उनका हेल्प वहाँ पे बहुत लगा। तो जो अलग अलग फेजेस होते हैं वहाँ पे आपको हर एक लेवल के कोचेस की और मेंटोर की आपको ज़रूरत पड़ती है, और ये छुपे हुए नाम रहते, वो आपके सामने आते नहीं, लेकिन हम लोग को आज तक कभी नाम नहीं बोले। और सबसे ज़्यादा हमें अगर दुख होता है इस किसी बात का, तो वो है हमारे मरहूम जो कोच थे बशीर शेख, जिनका इंतकाल हो गया। मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में, इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुआ था और तब उनका इंतकाल हुआ था। और मुझे बस सिर्फ मायूसी यही है कि अगर वो मुझे इंडिया खेलते हुए देखते तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते। तो अलग अलग फेस पे अलग अलग लोगों ने बड़ी मदद की और आज तक हम उनके सबके शुक्रगुजार हैं। उनसे सबसे आज तक कमाल का रिश्ता है। यूसुफ भाई, आपके वालिद का कितना सपोर्ट रहा, फादर ने कितना सपोर्ट किया आपके क्रिकेट में? आप बड़े थे, जब क्रिकेट खेलते थे, कोई घर में कोई इस तरीके से कोई क्रिकेटर नहीं था, तो वहाँ से सपोर्ट कैसा मिला आपको? देखिए, हमारे घर से हमारे वालिद और वालदा ने बहुत सपोर्ट किया हमें, क्योंकि हर जो फैमिलीज़ होती है उसके पीछे भी बहुत सारी फैमिलीज़ होती है जुड़ी हुई। फादर साहब मौजदीन थे और सारा भाई एम केमिकल करके एक कंपनी थी, वहाँ पे भी काम करते थे, तो दोनों जगह काम करते थे। ऑटो भी चलाते थे जब उनको वक्त मिलता था, तो रिक्शा भी उन्होंने चलाई, बहुत बहुत मेहनत की और हमने उनको देखा। तो रिश्तेदार हमेशा कहते थे कि भाई इनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिलाओ, आप मौजिन हो, क्या इनके पास भी वही काम कराओगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छी जगह जॉब मिलेगा। लेकिन वालिद और वालदा ने कभी भी हमें उस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया कि सराउंडिंग क्या माहौल है और किस तरह से लोग बोलते थे कि भाई क्या क्रिकेटर बन के क्या बनेंगे, क्या करेंगे। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा और उनके सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो भाई, और जिस तरीके की दोनों भाइयों ने क्रिकेट खेली है, टीम इंडिया को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। और एक बात भी कहूँगा मैं कि भाई ने जिस तरह से सारे कोचेस के नाम लिए, तो मेरे करियर में जब बहुत बड़ा चेंज आया, जब बलविंदर सिंह संधू बड़ौदा के कोच बन के आए। भाई तब इंडिया खेलता था और मैं जब रणजी ट्रॉफी खेला तो एक मैच खेला, उसके बाद एक मैच के बाद ड्रॉप हो गया। इस तरह 3 साल चलता रहा मेरे साथ। जिस टाइम बलविंदर सिंह संधू बड़ौदा में आए, उन्होंने पहले जूनियर क्रिकेट जब खेलता था तब देखा था, लेकिन जब बड़ौदा में आए तो जो सराउंडिंग जो टीम था उसके अंदर आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का खेल सकता है और इसके अंदर इंडिया खेल सकता है और इसमें वो काबिलियत है। मैं इसे देखता हूँ तो संदीप पाटिल मुझे नज़र आता है, ऐसा सराउंडिंग वहाँ पे वो कहते थे। और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए, ये लड़का आगे जाके इंडिया खेलेगा और वर्ल्ड कप खेलेगा। वो टाइम पे 2004 का या वर्ल्ड कप था, बोले ये वो वर्ल्ड कप खेलेगा। वो वर्ल्ड कप नहीं खेला मैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप खेला। तब उनकी मजाक उड़ाते थे कि यार बल्लू क्या बोल रहा है तू, वो रणजी ट्रॉफी की टीम में नहीं बैठ रहा, तू उसको इंडिया खेल लगाने की बात कर रहा है। तो वो मेरे करियर में वो सबसे बड़ा चेंज था। जी, आप दोनों के जो प्यार है उसके भी काफ़ी चर्चे हैं। इन दोनों के बीच में प्यार इतना है कि एक भाई अपनी बीवी के साथ बिरयानी खिलाते हुए फोटो डालता है तो दूसरा कहता है अकेले अकेले। तो ये जो आप लोगों की जिंदगी में, मैं पूछना चाहता हूं कि रोमांस ज्यादा है या ब्रोमांस ज्यादा है? क्या लगता है भाई? क्योंकि दोनों की शख्सियत ना थोड़ी सी अलग है। भाई का रोमांस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा शो स्टॉपर। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा। तो भाई का एक अपना तरीका है, लेकिन आई थिंक हम अपने जो रोल है, जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में रोल अदा करता है, अच्छे बेटे का, अच्छे भाई का, अच्छे शोहर का, अच्छे बाप का, अच्छे दोस्त का, ये रोल अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि सब बराबर। जिस वक्त जिसके साथ है उसको 100% देना है। जबरदस्त। ये बात। तो चलिए, मतलब दोनों भाई यहाँ पर हैं, तो इन दोनों के साथ एक गेम खेल लेते हैं। इसका नाम है तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है। तो यहाँ पर हम आप दोनों से एक दूसरे के रिकॉर्ड्स के बारे में पूछेंगे, एक दूसरे की चीज़ों के बारे में पूछेंगे, और मैं मतलब पता करते हैं कि दूसरे भाई को कितनी चीज़ें पता हैं अपने भाई के बारे में। इरफान पठान का फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट कौन था, यूसुफ भाई? मैथ्यू हेडन। सही जवाब।
यूसुफ पठान का फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट कौन था इरफान भाई? मेरे को ये मालूम है कि पहला छक्का किसको मारा था, मोहम्मद आसिफ को मारा था। वो पूछना चाहिए। नहीं, ये पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। पहली इंटरनेशनल विकेट, फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट। ओ यार वाकई में याद नहीं है। यूसुफ भाई आपको तो याद होगी, ये आप भी याद कर रहे हो। बांग्लादेश में था यार, सच में याद नहीं है। बांग्लादेश में मुझे याद है कि बॉलिंग डालना स्टार्ट किया था, वर्ल्ड कप में बॉलिंग डाला था, 1 ओवर में 5 रन दिए थे फाइनल में, उसके बाद सीधा फिर वो वनडे मैचेस थे। बता दो यार। मोहम्मद अशरफुल, कॉटन बोल्ड, मीरपुर में वो मैच था। तो यहाँ पर अब वो आपका तो अभी वो 1-0 से आगे चल रहे हैं। इरफान पठान की पहली टेस्ट सेंचुरी कितने रन्स और ऑपोजिशन कौन था यूसुफ भाई? पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका फर्स्ट 100 था और रन्स कितने बनाए? 130 या 103 समथिंग पता है। इरफान भाई आपको याद है? 102। तालियां हो जाए, जबरदस्त सेंचुरी। और पाकिस्तान के, एक बात बताइए, ये पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, पाकिस्तान के खिलाफ ही हैट्रिक, ये ज्यादा आपको मजा आता है पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़कने में? ये देखा, पड़ोसी के सामने ना परफॉर्मेंस करने में अलग ही सुकून है। जब खेलता था तभी भी और अब रिटायर हो गया हूँ तभी भी मज़ा आता है। मजा आता है। अलग मज़ा आता है। लेकिन ये मैं हैट्रिक की बात कभी नहीं करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के खिलाफ, वो फाइनल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल। बिकॉज हम लोग उसमें वर्ल्ड चैंपियन बने थे उनको हरा के, तो आई थिंक वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। जी, तो चलिए यूसुफ पठान की पहली ओडीआई सेंचुरी के बारे में भी बता दीजिए इरफान भाई। इनकी पहली ओडीआई सेंचुरी किसके अगेंस्ट आई थी, कितने रन बनाए? अच्छा, उसमें बहुत अच्छे से मुझे याद है 80 पे 5 थे न्यूजीलैंड के सामने। बेंगलुरु का मैदान था, मैं अपनी इंजरीज से जूझ रहा था, मैं रिहैब कर रहा था, मेरे 5 फ्रैक्चर हुए थे बैक में और मैं बेंगलुरु में ही था। और वो मैच मैंने पहले कुछ भाई जब तक 40 पे खेल रहा था तब तक मैंने होटल से देखा, और उसके बाद मैंने अनिल भाई को फ़ोन किया, मैं कि अनिल भाई मुझे मैच देखने आना है, पर मुझे साइड स्क्रीन के पीछे से मैच देखना है, मतलब मुझे एकदम सुकून से सिर्फ भाई की बैटिंग देखनी है, और मुझे कुछ ऐसा नहीं कि मुझे कई ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आजकल काफ़ी ज़्यादा वो कैमरे का चलता है, ऐसे मुझे बस चुपचाप मैच देखा। मैंने पूरा मैच देखा, भाई ने 80 पे से भारतीय टीम को मैच जिताया, अकेले हाथों से 100 बनाया था, जहाँ पे 80 पे 5 गिर रहे और आप 350 350 रन चेस कर रहे हैं जी। और भाई लंबे लंबे इतने छक्के मारे कि भाई स्टेडियम के बाहर ना, वो कबन पार्क है, वहाँ पे गेंदें जा रही थी और वहाँ से लोग लेके आ रहे थे और बॉल बदल रही थी और वापस छक्के लगाए जा रहे थे, और वो उनका पहला शतक आया था और मैच जिताने वाला शतक आया था। बिल्कुल, और 123 रन बनाए थे, और ये जो सेंचुरी थी, जबरदस्त सेंचुरी थी यूसुफ भाई। तो आपको भी वैसे पाकिस्तान से अलग प्यार है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको सबसे पहली बार मौका मिला, आपने मोहम्मद आसिफ जो सबसे बड़ा थ्रेट थे, छक्का दे टांग दिया उनके ऊपर। बिल्कुल उसी चीज़ के लिए मैं टीम में सिलेक्ट भी हुआ था कि जो एग्रेसिव गेम है मेरा, और मैं वर्ल्ड कप खेला, तो जब मैं बैठा था, जब पता चला कि खेल रहा हूँ, तो इरफान मेरे पास आया कि देख भाई, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तूने बहुत कुछ किया है, इसकी वजह से तू यहाँ पर है, तो जाके पहला बॉल अगर मिले ना तो पहला बॉल छक्का मारना, डरना मत, आउट होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला बॉल मिला तो छक्का मारना। और बिल्कुल जो मेरे पाले में मिली बॉल, और मैंने वो गेंद को छक्का भी मारा, और मेरा डेब्यू भी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, वनडे डेब्यू भी उनके खिलाफ है, T20 भी उनके खिलाफ है। तो और सबसे अच्छी बात है कि इरफान ने जैसा कहा कि हम लोग चैम्पियन हुए, जब मेरा डेब्यू भी हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे और मैच जीते, चैम्पियन हुए, और उससे बड़ी खुशी आपको और कोई चीज़ नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, दोनों भाइयों ने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया था, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मेरे पास कुछ क्रिकेट के सवाल भी हैं जो मुझे कुछ लोगों ने भेजे हैं। अफगानिस्तान के मैच जीतने के बाद इरफान भाई जो आप डांस कर रहे थे, ये अफगानिस्तान टीम से प्यार है या पाकिस्तान को जलाने में मजा आता है? देखिए, अफगानिस्तान का ऐसा है कि वो जो मैंने डांस किया था, उसके बाद जो कहानी हुई तो वो तो अलग से कहानियाँ चलती रही, वो चलने दो। लेकिन ये एक दोस्त का वादा अपने दूसरे दोस्त से था, जिसका हमारे मुल्क में उसे हम बड़ा प्यार करते हैं, राशिद खान। राशिद खान गुजरात टाइटंस के लिए खेलते, पहले हैदराबाद के लिए खेलते थे, और
हमने भी एज ए इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि राशिद ने मुझे लगभग 1 साल पहले पूछा था कि भाई आपके पास अच्छा कोई बैटिंग के लिए कोच हो तो बताना। तो अभी जो उनकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है वो हमारे बड़ौदा के ही कोच है मिलाप मेवाड़ा, जो एक्स इंडिया अंडर 19 प्लेयर है, जिन्होंने ब्रेटली वगैरह टीम के सामने अंडर 19 इंडिया के लिए शतक जड़ा था। पर अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा खेल नहीं पाए रणजी ट्रॉफी, क्योंकि नयन मोंगिया खेलते थे रेगुलर तो ये बाहर बैठते थे। अब उनका वक्त आने, लेकिन वो बहुत बढ़िया कोच है। तो वो जब जुड़े लास्ट के 6 महीने से उनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, तो कनेक्शन है। और साथ ही में राशिद से जब मुझे याद है पाकिस्तान के सामने मुकाबला था, मैं चेन्नई पहुंचा हुआ था, तो मैंने अफगानिस्तान जब जीती थी पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ, तब डांस किया था जी। और वो डांस के बारे में सीधा ही मतलब मैं वो चल के ही आ रहे राशिद खान मैं पिच का मुआयना करने जा रहा था, तो राशिद खान ने कहा कि खान साहब आपका वीडियो हमारे यहाँ पे डांस करता हुआ बड़ा वायरल हुआ, अफगानिस्तान में बहुत पसंद किया गया। तो मेरा ये जवाब था कि भाई इतना पसंद आया है तो आज अगर जीतोगे ना तो आज मैदान में डांस करूँगा। तो उसने कहा कि वादा हमारा, आज हम जीतेंगे, आप भी डांस करेंगे और मैं भी डांस करूँगा। और फिर बाद में जब मैच खत्म हुआ अफगानिस्तान जीती और मैं तो बाकायदा कमेंट्री कर रहा था, पीछे से राशिद खान आए, वो मेरे पास भागते हुए आए और जैसे ही वो भागते आए मुझे लगा कि भाई ये तो उन्हें याद है, अब डांस तो करना पड़ेगा। तो मैंने माइक को रखा और फिर हमने डांस स्टार्ट किया। और उसके बाद जो मिर्ची थोड़ी तीखी लगी है, लगने तो कोई बात नहीं, कई बार उससे ना तड़का आ जाता है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस डांस के बाद जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया तब आपका जो डांस था वो और ज़्यादा वायरल हुआ पड़ोसी मुल्क में। चलिए आप दोनों से एक चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा। आप दोनों T20 वर्ल्ड कप 2007 की टीम का हिस्सा थे। उसके बाद से टीम इंडिया ने कोई भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। अब 2024 में T20 वर्ल्ड कप है और फिर से बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि किस तरीके की टीम का सिलेक्शन होना चाहिए। क्या इस टीम में बहुत ज़्यादा यूथ और यंग प्लेयर्स को डालने की ज़रूरत है? क्या इस टीम में जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनकी जगह बनती है क्या? आप दोनों का इस पर क्या टेक है, इरफान भाई? आप देखिए, ये जो नोशन चलता है ना कि हम जब 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे तो हम यंग टीम थी, आई थिंक ये गलत नोशन बनाया गया है। हरभजन सिंह थे उस टीम का हिस्सा, वो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? 2001 से जी। हम 2007 में पहुंचे हुए थे, 7 साल का एक्सपीरियंस, या उससे पहले उनका डेब्यू हुआ था। युवराज सिंह 2002 में डेब्यू हुआ था, उनके पास भी 6 साल का एक्सपीरियंस। आप अजीत अगरकर उस टीम में शामिल थे, वीरेंद्र सहवाग उस टीम में शामिल थे, गौतम गंभीर उस टीम में शामिल थे। इक्का दुक्का ही यंगस्टर थे बाकी। और मैं जो कमबैक कर रहा था, मेरा डेब्यू 2003 में हुआ था, मैं 2007 में वर्ल्ड कप खेल रहा था। वो तो 4 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी था। मेरी लगभग 100 विकेट से ज़्यादा वनडे में हो चुकी थी, उससे ज़्यादा फिर वो टेस्ट क्रिकेट के पास 100 विकेट के पास में पहुंचा हुआ था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, हम एज एन एवरेज जो एज थी वो हमारी काफ़ी अच्छी थी। हम लगभग 25-30 के बीच में थे, हमारी फिटनेस बहुत अच्छी थी। और कई जो खिलाड़ी आए थे एक अलग से जुनून लेके आए थे, चाहे वो युवराज सिंह की बात करें, चाहे यूसुफ पठान जैसे बेबाक प्लेयर आए थे नई नई टीम में। तो ग्रेट मिक्स ऑफ यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस का था। तो अभी भी जो मैं आगे ये बात करता हूँ एज एन एक्सपर्ट में, मेरा ये हमेशा मानना है कि इंडियन टीम को हमेशा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जब भी जाएंगे मुश्किल पिचेस पे, मुश्किल कंडीशंस में जो वेस्ट इंडीज़ में होने वाली है, तो एक्सपीरियंस और यूथ को साथ में लेके जाइए। आप अगर ये सोचेंगे सिर्फ यूथ से काम चल जाएगा तो फिर वो आप अपने लिए काम मुश्किल कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब प्रेशर आता है ना तो वो एक्सपीरियंस से उसको मजबूती से पकड़ के रखता है। और बहुत बार हमने देखा है कि यंगस्टर्स है, बहुत अच्छे यंगस्टर्स है, लेकिन वहाँ पे वो क्रैक हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मेरा आखिरी सवाल है, स्माइल इज द बेस्ट आंसर ब्रदर, ये बात किस महान खिलाड़ी ने अभी अभी ट्विटर पर लिखी है? आपने की थी? अच्छा, तो जिन ऑडियंस को नहीं पता, ये यहाँ पर एक झगड़ा चल रहा है गौतम गंभीर और शीशन साहब का, और उस पर आपका कमेंट आया। क्या चल क्या रहा है इंडियन क्रिकेट में? आपस में लोग इतना, मतलब जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, अब ऐसा क्यों लगता है इस तरीके की हेडलाइंस बनते हुए अच्छा नहीं लग रहा? और देखिए, उसमें तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप अगर मैच खेल रहे हैं, एक तो आप रिटायर प्लेयर का लीग खेल रहे हैं और उसमें आप एज ए क्रिकेटर दूसरे को आप एग्रेशन दिखा रहे हैं और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, थोड़ा सा वो पैशन नज़र आ जाता है, वो वहाँ तक मुझे लगता है कि सब तक सही है कि ठीक है आपने ग्राउंड तक कर दिया। पर ग्राउंड में बाहर जाके आप उस चीज़ को कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, कुछ अलग मकसद से।
आई थिंक वो सही नहीं है। और यहाँ पे हम बात करें इंडियन क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेटर्स की, तो आई थिंक जहाँ पे वो हो गया है छोड़ दो और आगे बढ़ो। और कई बातें बनाई जा रही थी उसमें गौतम गंभीर के अगेंस्ट में, जो मुझे लगा सही नहीं थी। आई थिंक क्योंकि मैं जानता हूँ गौतम को, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ दूसरे प्लेयर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। और क्या चीज़ें रहती है, कैसे रहता है, सब पता है मुझे। तो इसीलिए जो स्माइल इज़ द बेस्ट आंसर, वो बहुत सही किया गौतम गंभीर ने। तो भाई स्माइल इज द बेस्ट आंसर, और थैंक यू सो मच आप दोनों का, क्योंकि आप करोड़ों देशवासियों को स्माइल दी है आपने अपनी परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच इरफान भाई, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई हमारे साथ जी रियल हीरोज पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। पठान भाइयों को फेलिसिटेट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री निखिल शर्मा जी को, जो ओपनिक के सीईओ हैं। निखिल जी मंच पर पधारें। पहले उनको इंट्रोड्यूस तो करेंगे।